हाय गाइस, तो आज हम क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंस रिया। तो एक्टर्स नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, ये एक इज़ अ मैगजीन विच ले डाउन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। मैगजीन कुछ नहीं होता, बस जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट में हमारा कोई भी वर्ड्स का लैटिन वर्ड्स होता है, उसका मीनिंग होता है, सो उससे वो ऐसा ही होता है मैगज़ीन की तरह। ठीक है, तो इसे मैगज़ीन ही करते हैं। एक मीनिंग सेम है बट अदर लैंग्वेज में हमने लिखा है, एक लैटिन वर्ड्स में लिखा है। सो इसके एक्टस नन फैसिट रियम निसी मेंस रिया के बारे में हम जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इट सी दैट द एक्ट मतलब एक्टर्स इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज़ डन विद अ मेंस रिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्ट जब तक कि वो क्राइम नहीं होगा, जब तक हमारा गिल्टी माइंड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेंस रिया इट मीन अ गिल्टी माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से जैसे ए है, ए के घर में पार्टी है, काफ़ी लोग आ गए हैं जिन लोगों को उसने इनवाइट किया था, बहुत खुशी खुशी, और वह जोमेटो पे ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा बर्गर सारे जंक फूड्स ऑर्डर कर दिए हैं। बट उसका जो घर का डोर है, इंट्रेंस है, वो बाहर की ओर खुलता है। बट वो इतना हैप्पी है, बिल्कुल खुश है कि जब वो जोमेटो वाला आता है, उसके गेट पे खड़ा होता है, तो वो बहुत उत्साहित होकर गेट खोलता है बाहर की ओर, और वो जोमेटो जो डिलीवरी मैन होता है उस पर वो गेट लग जाता है। सो इट मीन उसने एक्ट तो किया कि उससे अनदर पर्सन को हर्ट हुआ, बट उसका माइंड गिल्टी नहीं था। तो इट मीन इज़ नॉट अ लाइबल फॉर क्राइम, राइट? सो दैट मीन यही होता है कि कोई भी क्राइम आप करते हैं, वो जब तक क्राइम नहीं होगा तब तक कि आपका माइंड गिल्टी ना हो। अगर आपने एक्ट भी किया और आपका गिल्टी माइंड भी हो, तब वो क्राइम कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसके जनरल एक्सेप्शंस होते हैं। तो मेनली कोई भी एक्यूज्ड है तो उससे भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो इनोसेंस है। तो कोर्ट जब तक कि लिटिगेशन में उसे एक्यूज नहीं मानेगा, जब तक प्रूव नहीं हो जाता है, तो उसके भी एक जनरल एक्सेप्शन होते हैं जो एक्यूज अपने आप को प्रूव कर सकता हो। ये जनरल एक्सेप्शंस मेनली बर्डन होते हैं एक्यूज के ऊपर, उससे प्रूव करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है या नहीं है। तो इसमें यही लिखा है, देयर आर सर्टेन जनरल डिफरेंस अंडर द क्रिमिनल लॉ विच एक्यूज कैन प्लीड बिफोर द कोर्ट to prove his innocence. The burden of proof of any such exceptions lie on the accused himself. For example, A ने ऑफेंस किया, ठीक है, और ए ने कोई भी अपराध कमिट किया, ठीक है। जब वो अनसाउंडेड माइंड का था या इंसेंस था, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ए के ऊपर ही होगा। ऑफकोर्स जो ए का लॉयर होगा वो प्रूव करेगा कि वो अनसाउंडेड माइंड था या इंसेंस था या फिर इंटॉक्सिकेशन था। तो ये सारी चीज़ें बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो एक्यूज़ के ऊपर ही होगा, राइट? तो हम जनरल एक्सेप्शंस आर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और insanity of accused, second intoxication of accused, third right to private defense of accused। ठीक है, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या insanity ऑफ accused मतलब जैसे आपने कोई भी क्राइम किया, ठीक है, और आपको नहीं पता, आपका माइंड नहीं चल रहा था कि क्या सही है क्या गलत, मतलब अनसाउंडेड माइंड, आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? इसके पीछे भी 2 रीज़न होते हैं, ठीक है। देखा जाए तो अनसाउंडनेस माइंड आप ध्यान में नहीं है या आपको नहीं पता है क्या गलत हो सकता है क्या सही हो सकता है, एक ये आपके पास एक्सेप्शन हो सकता है कि आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल जैसे आ जाता है माइनर में, ठीक है, माइनर में ए ने कमिट किया, फॉर एग्जांपल जैसे ए ने कमिट किया एक ऑफेंस, ठीक है, बट वो माइनर है, उसे नहीं पता सही गलत में डिफरेंस, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन होगा, राइट? या इंसेनिटी, वो भी हमारा एक एक्सेप्शन होगा कि बी ने कमिट किया है बट वो
इंसेनिटी ऑफ एक्यूज था या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, राइट। सेकेंड थिंग है इंटॉक्सिकेशन ऑफ एक्यूज। अगर हमने जो ए है कोई भी कमिट किया है ऑफेंस, ठीक है, तो एक्यूज के ऊपर उसका माइंड इंटॉक्सिकेशन था। इंटॉक्सिकेशन में भी एक वॉलेंट्री होता है, एक नॉन वॉलेंट्री होता है, ठीक है। एक आपका जानबूझ के और एक आपको किसी ने करवाया हो, वो भी आपका एक एक्सेप्शन होता है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, तेज गाड़ी में जा रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो और आपको पता है, आप जानबूझ के, अगर आपने इंटॉक्सिकेटेड हो, आपने शराब पी है या फिर ड्रंक किया है, आपको पता है आपने जानबूझ के किया, तब भी आपके उसे कमिट होता है ऑफेंस, सो आप लायबल हो गए मर्डर के, राइट। सेकेंड थी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए ने बी को मारने की कोशिश की, ठीक है, तो ए ने बंदूक ली और उसमें गोली डाला और बी को निशाना लगाया। बी को पता है मुझे मार देगा, तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज, तो वो अपना डिफेंस करता है, अपने आप को बचाता है। तो वो बी ने ए को मार दिया, तो वो अगर चलो ठीक है ए का मर्डर हो गया, तो जब ए के कोई भी फैमिली वाले होंगे वो केस करेंगे बी के ऊपर, तो बी क्या बताएगा कि उसका ये एक्सेप्शन होगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड। मतलब मैंने अपने आप को बचाने के लिए, मेरा ये अधिकार है, मैंने अपने बचाने के लिए डिफेंस किया, पर उसमें भी एक रीज़न होता है कि ये वैलिड है या नहीं। मतलब ये सीरियस ऑफेंस था कि हाँ उसने आपको जान से मारना चाहा, तब आपने उसे मारा। अगर सीरियस नहीं होता तो आप अगर उसे मारेंगे तो आप अंदर जा सकते हो, क्योंकि वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही था क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो यहीं से क्लास ओवर करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।